एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? पिछले 5 लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया है और होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए बिकॉज एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और बार बार क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट हो और आसानी से समझ में आ जाए। खैर, तो जो पिछला लेक्चर था हमारा वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से 9 मिनट एंड समथिंग सेकेंड पे वो स्टॉप हो गया था। इस वजह से वहां तक तो देख लीजिएगा, उसके बाद का ये लेक्चर है और इसको मैंने लेक्चर नंबर 6 के तौर पे करके अपलोड किया है ताकि बार बार मुझे एक ही चीज को रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि एक ही चीज को बार बार बोलना। तो उसको लेक्चर नंबर 5 तक बहुत अच्छे से देख लेना, उसके बाद ये उसके आगे का लेक्चर है। राइट, मैंने बता दिया कि जो लेक्चर नंबर 5 था थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था। चलो, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे लेक्चर पे हमने देखा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को, हमने देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके बेसिस पे हमने देखा था कि दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द अनदर वन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमने बात किया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्फ प्रिपेयर फूड को कंज्यूम करता है, मतलब कि वो अपना खाना खुद से बना रहा होता है। और जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना करके वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह की बातें की थी। चलो, फिर हमने लास्ट टाइम बात किया था कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हमने कहा था फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे को हमने कहा था कीमो ऑटोट्रॉफ। दोनों के बीच में डिफरेंस यही था कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड को लाइट के प्रेजेंस में बना रहे होते हैं और जो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में नहीं, उनको लाइट का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अपना खाना केमिकल्स के बेसिस पे बना रहे होते हैं। शायद नहीं समझ में आया होगा दैट व्हाट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो याद करो, हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमने नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, उसके नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया पढ़े थे ना। तो वो सारे जो बैक्टीरिया है दे आर बेसिकली नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। समझ में आ रहा है ना? तो चलो थोड़ा सा लिखो और प्रॉपर तरीके से, अगर उसमें लिखने का तरीका समझ नहीं आया है तो हम रिपीटिंग इट अगेन ताकि आसानी से लिखा जाए आप लोगों का। तो राइट डाउन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। There are mainly 2 modes. One is known as autotroph and the another one is known as heterotroph. दोनों में कॉलम के तौर पे लिख लेना और एक जगह लिखना ऑटोट्रॉफ में लिखना फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे में लिखना कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे के सारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या फिर हम उनको सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो नॉन ग्रीन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे जब इसके डेप्थ में। तो चलो लिखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सब हेडिंग डालो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, लिखो autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from the simple inorganic material like CO2 and water। और CO2 और water को प्लीज हाईलाइट कर देना, CO2 and water लिख करके इसको CO2 एंड वाटर लिख करके इसको डब्बे में बंद कर लेना या इसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अब वो CO2 कहाँ से लेंगे? सपोज मैंने अपने घर के पास में एक प्लांट लगाया तो वो CO2 कहाँ से लेंगे? वो एटमॉस्फेयर में वहां पे जो सराउंडिंग में CO2 है वो उसको कंज्यूम करेंगे। और वो वाटर कहाँ से लेंगे? जो सॉइल में वो जिसको मैंने रोपा है उस सॉइल से वो अपना वाटर को कंज्यूम करेंगे। राइट, तो इस तरह से लिख लेना।
इसके नेक्स्ट करके लिखना इट इज ऑफ 2 टाइप्स, और नंबर 1 में करके लिखो फोटो ऑटोट्रॉप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स करके नंबर 1 में लिखो फोटो ऑटोट्रॉप्स, और फोटो ऑटोट्रॉप्स में लिखो इन दिस मेथड sunlight is required by the organism to prepare food. नेक्स्ट पॉइंट ए करके लिखो इसी में, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल एंड हेल्प टू ट्रैप सोलर एनर्जी। इतना तक फूड तक लिख करके नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखना, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल एंड हेल्प टू ट्रैप सोलर एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखो, दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। This process of preparing food is called photosynthesis. नेक्स्ट पॉइंट में दे करके एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को लिखो, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is a pigment, और इनका बना फूड C6H12O6 प्लस एटमोस्फेयर को क्या मिला O2, एटमोस्फेयर को क्या मिला O2। हाउ मेनी O2? इट इज 6 O2। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है हमारा, ये ग्लूकोज है। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखो कीमो ऑटोट्रॉप्स। लिखो दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन their energy by the oxidation of inorganic compound. Underline the word oxidation of inorganic compound. इसके एग्जाम्पल्स में लिखो नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद लिख दो वो रिएक्शन, आपको याद होगा NH3 प्लस O2, वो NO2 माइनस बन रहा था, और NO2 माइनस प्लस O2 वो NO3 माइनस बन रहा था। नाइट्रेट और नाइट्राइट का वो हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन साइकिल में, वो जो बेसिकली वो जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कीमो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। अब सुनो, चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉप्स हो चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉप्स हो, ये अगर ऑटोट्रॉप्स हो रहे हैं मतलब दे आर प्रोड्यूसर। समझ में आ रहा है ना, दे आर प्रोड्यूसर जिसके ऊपर फिर पूरा लाइफ सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आसान सा है, जल्दी जल्दी मैं लिखवा रही हूँ। लिखो इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट make or synthesize its own food from simple inorganic material like CO2 and H2O and depends on other organism for food। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने अभी बताया हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना करके बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आया, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, उनके लिए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फूड बनाने के लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जितने भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो कर रहे हैं ये सब के सब कंज्यूमर है, दे ऑल आर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर मतलब वो जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, चलो अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नंबर 1 करके लिखो दे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 1 सैप्रोफाइटिक, नंबर 2 पैरासिटिक, नंबर 3 होलोजोइक।
अब इसमें नंबर 1 लिखो, सैप्रोफाइटिक। देखो पहले समझ लो इसमें होता क्या है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसको करने वाले को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पहली बात तो अगर चूंकि हेटेरोट्रॉफ है तो ये अपना खाना खुद से तो बनाएंगे नहीं। अब ये अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे तो ये दूसरे से कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है ये दूसरे से खाना कैसे ले रहे हैं, है ना। क्या सड़े गले चीज पे, जैसे सपोज समझ लो कि मेरे घर में ब्रेड रखा हुआ है और मैंने बाजार से खरीद के लाई और मैं 15 दिन तक के लिए भूल गई कि पता नहीं मेरे घर में कहाँ पे ब्रेड है, भूल गई। तो देखोगे उसके ऊपर कुछ खराब सा ब्रेड ग्रीनिश स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है ना। या फिर कहीं पे देखोगे किसी लकड़ी के ऊपर कुछ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ना, जिसको कहा जाता है कि अलग अलग जगह में लोग अलग अलग उसको नाम दे रहे होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो ऑर्गेनिज्म डेड पे, मरे हुए चीज पे या फिर काफी टाइम से रखा हुआ चीज पे को अगर फीड कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बेसिकली जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, दे एब्सॉर्ब देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर 1, they absorb their nutrition from dead and decaying organism। नेक्स्ट पॉइंट देख लिखो। अब देखो बात आती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम फंजाई के बारे में ही बात कर ले तो वो बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है ना। तो बात आता है कि वो आखिर कैसे वो इतने बड़े बड़े चीज को फीड कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं बता रही हूँ। कोई भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को पहले सिक्रीट करेगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जिस चीज पे भी गिरेगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर वो सिंपल फॉर्म को कंज्यूम करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। मतलब उनके बॉडी में जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सबको बाहर की तरफ रिलीज करते हैं और बाहर की तरफ रिलीज करने के बाद जब उनका फूड सिंपल फॉर्म में टूट जाता है फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और हम लोग अगर अपने बारे में बात कर ले तो हम लोग बड़े बड़े फूड को मुंह में लेते हैं एंड देन फिर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है और फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। सैप्रोफाइटिक का ये क्राइटेरिया है, स्पेशल क्राइटेरिया है कि वो डाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम करते हैं, खाना खा के डाइजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखो such organisms secrete certain enzyme, such organisms secrete certain enzyme which hydrolyzes, स्पेलिंग लिखवा दे रही हूँ, hydrolyzes HYDRO, which hydrolyze complex molecule of dead organism, which hydrolyze complex मॉलिक्यूल ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, दीज ऑर्गेनिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। दीज ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब एक बात समझ लेना, तुमने अभी शायद दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम अभी ऑटोट्रॉप्स में भी बैक्टीरिया का नाम लिखवाया, फिर मैम हेटेरोट्रॉप में भी मैम बैक्टीरिया का नाम लिखवा रही हैं, तो ऑटोट्रॉप है या बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप है? तो मैं बता दूं,
अगर हम बैक्टीरिया को किसी एक कैटेगरी में कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, वो इतना ना ज्यादा वैरायटी शो करता है कि अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अब जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, राइट। कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। तो हम इसी वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, इस वजह से अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फॉर्म में बैक्टीरिया को मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो। और होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहला हो गया सैप्रोफाइटिक, दूसरा लिखो होलोजोइक। इट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। जैसे देखो अभी मैंने बताया सैप्रोफाइटिक में क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को बाहर से डाइजेस्ट कर रहा था एंड देन फिर वो कंज्यूम कर रहा था। इसका जस्ट अपोजिट होता है होलोजोइक। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं एंड देन फिर उसको हम अपने बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं एंड देन फिर हमारा सेल उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम नवाला लेते हैं बड़े बड़े से, छोटे छोटे से, जैसे भी आप लेते हो। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1। इट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सॉलिड फूड को कंज्यूम करना। नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो, द फूड मे बी होल प्लांट और एनिमल। अब जैसे टाइगर, अब टाइगर क्या कंज्यूम करेगा, टाइगर एक बार फ्लैश को पूरा कैप्चर कर, मतलब लाइक पकड़ता है एंड देन फिर उस फ्लैश को खाता है और खाने के बाद उसके बॉडी में वो डाइजेस्ट हो रहा था। अगर डियर के बारे में बात करें तो डियर क्या कर रहा है, डियर प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने के बाद उसके बॉडी में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख करके लिखो, दीज ऑर्गेनिज्म इनटेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटीरियल बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। और ये सॉलिड फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन कर दो, इसको हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, द अनएब्सॉर्ब्ड फूड। अब जैसे कि मैंने डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद कुछ तो होगा ना जो बचा हुआ होगा, बेकार होगा, जिसको मेरा बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं किया था। जैसे मैंने सेकंड लेक्चर में बात किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जो सेल्यूलोज होता है वो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहता है। वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, शायद आई एम नॉट श्योर कि मैंने जो उस वक्त कहा था वो बिल्कुल सही था। मैंने कहा था कि एकदम स्ट्रेच करने में जो एनर्जी लगता है, इस वजह से सेल्यूलोज आपके बॉडी को, फैट को कम कर रहा होता है। ये पॉइंट माइट भी सही हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट था वो ये था कि डॉक्टर सेल्यूलोज को कंज्यूम करने इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेल्यूलोज हमारे स्टमक में काफी देर तक बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह जाता है, जिसकी वजह से हमको दोबारा खाने का उतना ज्यादा मन नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। जो खाने का टाइम्स होता है, नंबर ऑफ टाइम्स हम जो फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी फैट बॉडी में रिड्यूस होता है, ठीक है। तो मैंने भी बताया था कि जो सेल्यूलोज होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसी प्रकार से जब डाइजेस्ट हुआ नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो फीकल मैटर के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव आउट होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजीशन। लेने के प्रोसेस को इंजेशन, रिमूव आउट करने के प्रोसेस को कहेंगे इजीशन। सो राइट डाउन, द अनएब्सॉर्ब्ड फूड इज थ्रोन आउट बाय द प्रोसेस ऑफ इजीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, ह्यूमन, कैट, क्रो, और जितना याद है जो जो लिखना है लिखो। चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन है, नो नॉट अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, इट कैन बी हर्बीवोरस, इट कैन बी कार्निवोरस और इट कैन बी ओमनीवोरस। मैं मिटा करके बोर्ड पे लिख रही हूँ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इट कैन बी हर्बीवोरस, इट कैन बी कार्निवोरस और इट कैन बी ओमनीवोरस, ठीक है।
वो जो प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, कार्निवोरस वो जो एनिमल को फ्लैश को कंज्यूम कर रहे हैं, और ओमनिवोरस वो जो दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल एक एक तीनों का लिख लेना, हर्बीवोरस का एक एग्जाम्पल, कार्निवोरस का एक एग्जाम्पल, ओमनिवोरस का एक एग्जाम्पल, एंड दिस इज ऑल ओवर। नेक्स्ट एक आप लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि जो ह्यूमन बीइंग जो सिर्फ और सिर्फ लाइक प्लांट का फूड खा रहे होते हैं, लाइक साग सब्जी और मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। और जो एनिमल पत्ते खाते हैं या साग सब्जी खा रहे होते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड हर्बीवोरस? इसी प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग फ्लैश खा रहे होते हैं, उनको हमने कहा नॉन वेजिटेरियन, और जो एनिमल फ्लैश खा रहे होते हैं, उनको हमने कहा कार्निवोरस। तो प्लीज आंसर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट बहुत खतरनाक, खतरनाक ही खतरनाक, खतरनाक तो सारे हैं, लेकिन ये इंसान को एक बार नहीं मारता, ये जानवर को मारता नहीं है, ये उसको मार मार के मारता रहता है, उसका फूड चुरा चुरा के उसको खाता है। चलो लिखो, जब ऑर्गेनिज्म जो होता है, पैरासाइट्स कौन होते हैं? अब सुनो, पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के का फूड को कंज्यूम करे, चाहे उसके बॉडी पे रह करके, चाहे उसके बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पे, चाहे उसके बॉडी के अंदर, पेट के अंदर रहे, स्टमक के अंदर, मतलब लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहे, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी रह करके अगर फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज पैरासाइट। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि लीच एनिमल के ऊपर बॉडी पे रहते हैं और पूरा खून चूस रहे होते हैं, देन इट इज लीच इज ए पैरासाइट। अगर हम वर्म्स के बारे में बात कर ले, टेप वर्म, फ्लैट वर्म कहाँ रहते हैं? स्टमक के अंदर रहते हैं, है ना, बॉडी के अंदर रहते हैं। तो उसको हमने क्या कहा? वो अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ रहे उनको हमने कहा इंडो पैरासाइट, जो बाहर में रहे जैसे लीच, उसको हमने कहा एक्टो पैरासाइट। समझ में आ रहा है ना? तो अब जो ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहा है चुरा करके, उसको पैरासाइट्स कहा। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, लेट अस सपोज मैं हूं, मेरे अंदर बहुत सारे वर्म्स है स्टमक के अंदर, तो जो वर्म है वो पैरासाइट्स हैं और मैं हो गई हूँ होस्ट। मैं हो गई होस्ट। जो फूड प्रोवाइड कर रहा है, जो फूड को प्रोवाइड कर रहा है उसको कहते हैं होस्ट, और जो फूड ले रहा है उसको कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर हो गया। अब लिखो, when an organism lives in or on the other organism, when an organism lives in मतलब बॉडी के अंदर, और on the other organism from which it obtains its synthesized nutrition। और कैसा फूड ले रहा? अगर हमारे स्टमक के अंदर है तो वो डाइजेस्टेड फूड ले रहा है, बना बनाया फूड को, डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड को बस उसको कंज्यूम करना है, मतलब बस खाना खाना है, कोई चीज का टेंशन नहीं है। आराम से होस्ट खाना खाएगा, उसका एक हिस्सा पैरासाइट खा लेगा, डाइजेस्टेड फूड रहा तो डाइजेस्टेड फूड कंज्यूम कर लेगा, बस इत्मीनान से उसको स्टमक के अंदर मतलब बॉडी के अंदर रहना है। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड पैरासाइट एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आ गया पैरासाइट कौन होते हैं, होस्ट कौन होते हैं। अब देखो, जैसे कि एक बात समझ लो, जो पैरासाइट होते हैं तो चूंकि उनको किसी दूसरे के बॉडी पे रहना है, चाहे बॉडी पे रहें चाहे बॉडी के अंदर रहें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सहारा लेना है, तो कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ खास पता नहीं चले और फूड भी वो लेते रहे, कुछ ऐसा तो होगा। तो इस चीज को करने के लिए जो पैरासाइट होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर को अडैप्ट करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर को अडैप्ट करते हैं।
ताकि वो जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहे या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहे तो उसको रहने में कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक वर्म है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। अब मान लेते हैं कि उसको हमारे इंटेस्टाइन में रहना है, तो इंटेस्टाइन में रहने के लिए वो कुछ ऐसा तो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा ना ताकि वो इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच हो जाए। कुछ ऐसा तो करेगा ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच हो जाए। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमेशा पेरिस्टाल्सिस होते रहता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेरिस्टाल्सिस होता है। अगर वो अटैच वॉल से नहीं होगा तो पेरिस्टाल्सिस की मदद से वो बॉडी के बाहर जा सकता है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ वर्म होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, वो ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर को अडेप्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो वॉल के अंदर मतलब मस्क्यूलर वॉल के अंदर उसको एकदम फिक्स कर देते हैं ताकि कितना भी पेरिस्टाल्सिस हो, कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, उसको कोई भी परेशानी नहीं हो। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल है लीच, हिरुडिनेरिया कहते हैं, है ना, पढ़े हो क्लास 9 में। वो बॉडी के ऊपर पे रहता है, तो जब वो बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पे रहता है तो उसको खून चूसना है। तो खून जब बाहर निकल रहा होता है तो मुमकिन कोशिश होता है कि खून जम जाए, ब्लड कोagulate हो जाए। अब वो अगर ब्लड कोagulate हो जाएगा तो वो तो ब्लड को चूस नहीं पाएगा, ब्लड को सक नहीं कर पाएगा। तो अब वो क्या करता है, वो एक प्रकार का एंजाइम सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ब्लड कभी भी कोagulate नहीं हो, ब्लड एकदम पतले से इसमें फ्लो करते रहे और वो आसानी से ब्लड को सक करते रहे। तो इस तरह का उसने स्पेशल कैरेक्टर को डेवलप किया। इसी तरह से एक प्लांट है जिसका नाम है कसकटा, ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है। ये क्या करता है, ये दूसरे प्लांट के बॉडी पे जाकर के ऐसे रहता है, राइट, दिख रहा होगा इस प्रकार से। तो ये क्या करता है, ताकि वो नीचे की तरफ ना गिर जाए या फिर न्यूट्रिएंट को लेने में आसानी हो, तो मेन जो प्लांट बॉडी है, जो होस्ट प्लांट बॉडी है, उस होस्ट प्लांट के वैस्क्यूलर टिश्यू में फूड होगा, चाहे जो फूड होगा फ्लोएम में होगा, और अगर वाटर होगा या मिनरल होगा वो जाइलम में होगा। तो क्या करता है ये ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है ताकि ये आसानी से इसके फ्लोएम में या इसके जाइलम में ऐसा कांटा की तरह चुभो सके। अब जब वो कांटा की तरह चुभो देगा होस्ट के वैस्कुलर टिश्यू में, आराम से वो अपना फूड को कंज्यूम कर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जो पैरासाइट होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अलग अलग तरीके का मेथड को, जिसकी वजह से वो आसानी से रह सके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे। आई थिंक ये वाला थोड़ा शाइन कर रहा है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने बनाया कि ये होस्ट प्लांट है और इस होस्ट प्लांट पे अगर पैरासाइट को रहना है तो पैरासाइट जो होते हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं जो कि चुभ जाता है होस्ट प्लांट के बॉडी के अंदर और चला जाता है वो कहाँ तक, वो वैस्कुलर टिश्यू तक चला जाता है। और वैस्कुलर टिश्यू से वो आसानी से फ्लोएम से फूड और जाइलम से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लिखो इसको, थोड़ा सा लिख लो। लिखो, पैरासाइट हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर through which it can obtain its food. Next point देख लिखो, plants parasites have special absorbing organ called hostoria। और ये जो स्पेशल ऐसा जो चुभोने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं होस्टोरिया, which help them to absorb nutrient। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, कोई पैरासाइट है वो दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो पूरा का पूरा होस्ट पे ही डिपेंड है, सब कुछ होस्ट, मतलब सब कुछ मुझे तुमसे ही चाहिए। और एक वो होते हैं जो सब कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत जो मुझे जरूरत पड़ते रहे, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, जब मुझे जो भी चीज की जरूरत पड़े मुझे तुम बस देते रहना। तो वो जो पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उसको कहते हैं टोटल पैरासाइट। और वो जो पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड नहीं करते हैं या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि कुछ कुछ चीज चाहिए होता है, तो उनको कहते हैं पार्शियल पैरासाइट।
तो टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल लिख लो, कसकटा, दे टोटली डिपेंड ऑन होस्ट फॉर फूड। और पार्शियल पैरासाइट में लिख लो, एक एग्जाम्पल है जो इसका नाम है विस्कम एल्बम, जिसका नाम है विस्कम एल्बम। ये क्या करता है, ये होस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता। विस्कम एल्बम ये होस्ट पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता। ये एक प्रकार का प्लांट है, ये एक प्रकार का प्लांट है। ये पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपना खाना खुद से बनाएगा। करेगा क्या, वाटर लेगा होस्ट से और न्यूट्रिएंट मिनरल्स लेगा होस्ट से, अपना खाना खुद से बनाएगा। सिर्फ इसको वाटर और मिनरल की जरूरत है, ये होस्ट से ले लेता है और ये अपना खाना खुद से बना के जिंदगी को गुजारना होता है। तो विस्कम एल्बम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट एंड कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल पैरासाइट। होप सो आपको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। मुझे प्लीज एक बात थोड़ा सा बता देना कि क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ, मतलब बोलने का जो तरीका है क्या वो मेरा बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर ठीक है तो भी कमेंट करो और अगर फास्ट है तो भी कमेंट करो, ताकि मैं अपने पढ़ाने के मेथड में थोड़ा सा सुधार ले आऊं। राइट, चलो टिल देन, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।